हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पल्मोनरी क्या होता है और एम्बोलिज्म क्या होता है। अगर हम बात करें पल्मोनरी की, तो पल्मोनरी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू एयर एंड समथिंग रिलेटेड टू आवर लंग्स। ठीक है। उसके बाद आता है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब होता है ब्लड क्लॉट। जो मूवेबल हमारा ब्लड क्लॉट होता है उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। बेसिकली जो हमारा क्लॉट होता है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज मूवेबल एंड सेकंड वन इज नॉन मूवेबल। ठीक है। ये दो तरीके के क्लॉट जो है वो देखने को मिलते हैं। जो हमारा मूवेबल ब्लड क्लॉट होता है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर बोलते हैं एम्बोलिज्म, और जो हमारे नॉन मूवेबल ब्लड क्लॉट होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बस। ठीक है। ये दो तरीके के क्लॉट जो हैं वो दो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है कि ओवरऑल पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, कौन सी पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, उनके अंदर एम्बोलस जो होता है वो आके उस आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। मान लो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे कोई भी एम्बोलस आया और इसने इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देखो क्या होता है कि ये होती है, मान लो हमारी एल्वेलाई, ये होती हैं हमारी कैपिलरीज, और मान लो यहाँ पे मान लगा लो हमारा हार्ट है। ठीक है। ऊपर से जो इम्प्योर ब्लड आता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। नीचे है हमारे इंफीरियर बॉडी पार्ट से जो भी इम्प्योर ब्लड आता है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नॉर्मल जो फिजियोलॉजी, नॉर्मल जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो, ताकि जो एबनॉर्मेलिटी है वो हमें पता चल सके कि क्या होती है। ठीक है। इसके बाद आता है कि ये जो सारा दोनों तरीके का इम्प्योर ब्लड आ गया हमारा, कहाँ पे आया? राइट आर्ट्रियम के अंदर। ये होता है हमारा राइट आर्ट्रियम, ये होता है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो यहाँ से राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा लंग्स के अंदर, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा। फिर आएगा वहाँ से प्योर ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर अरोटा के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इसका मोस्ट मेन कॉमन कॉज होता है वो होता है डीवीटी, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसके अंदर जो होता है कि हमारा जो इंफीरियर पार्ट होता है वहाँ से कोई भी क्लॉट जो है वो ट्रेवल करके आ जाता है, क्योंकि एज हमने देखा कि एम्बोलिज्म का मतलब ही होता है मूवेबल ब्लड क्लॉट। तो वो मूव करके आ जाता है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अब वो मूव करके इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आ रहा है, तो वो राइट आर्टरी में भी आ रहा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर भी आ रहा है, उसके बाद तो पल्मोनरी आर्टरी में गया है ना। तो वो वहां पे क्यों स्टक हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? इससे पहले तो इंफीरियर वेना कावा भी थी, राइट आर्ट्रियम भी था हमारा, राइट वेंट्रिकल भी था, वहां पे स्टक क्यों नहीं हुआ? तो क्योंकि हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका जो डायमीटर होता है वो नैरो होता है, जिसकी वजह से वो जो क्लॉट है वो आगे मूव नहीं हो पाएगा और वहां पे ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। हमने ओवरऑल क्या देखा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ये एम्बोलिस होता है, इसकी वजह से जो ये आर्टरी है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब हम इसको आगे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्रॉपर जो हम डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ से तो हमें पता चल गया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी जो एम्बोलस है या ब्लड क्लॉट है, मूवेबल ब्लड क्लॉट है, वो आके पल्मोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसका आगे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जो हमारे दो तरीके के ब्लड क्लॉट होते हैं, एम्बोलस एंड थ्रोम्बस, वो यही होते हैं, मूवेबल ब्लड क्लॉट एंड नॉन मूवेबल ब्लड क्लॉट। जो नॉन मूवेबल ब्लड क्लॉट होता है मेडिकल इमरजेंसी होती है, और जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर आती है इसके डेफिनेशन के बाद कि डेफिनेशन के अंदर क्या होता है, अकर व्हेन थ्रोम्बस फ्रॉम द डीप वेन डिटैच। डीप वेन डिटैच का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे हमारी डीप वेन थी, इसके अंदर यहाँ पे ये जो थ्रोम्बस है वो फॉर्म हुआ था। अब थ्रोम्बस कब तक रहेगा? ये जब तक ये इसके साथ डिटैच है, सॉरी अटैच है। ठीक है। तो जब ये डिटैच हो जाएगा यहाँ से, तब ये क्या बन जाएगा? एम्बोलस बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डीप वेन डिटैच बोलेंगे। ठीक है। कोई भी थ्रोम्बस जब डीप वेन से डिटैच हो जाता है तो क्या बन जाता है? एम्बोलस बन जाता है, एंड ट्रैवल टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। और कहाँ पे जाएगा? हार्ट के राइट साइड में जाएगा। हार्ट के राइट साइड में ही तो जाता है इम्प्योर ब्लड, और हमारी बॉडी
से कौन सा ब्लड आता है, इम्प्योर ही तो आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा और फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, एंड देन लॉग इन द ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, और वहाँ पे स्टक हो जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि मेन मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसका मेन मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज होती हैं, जैसे कि हमने देखा कि पहले थ्रोम्बस था, फिर बाद में एम्बोलिस बना, ठीक है, थ्रोम्बस होगा। दूसरा आता है डीवीटी। डीवीटी कैसे होगा, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से। कोई भी ऐसा प्रोफेशन होता है जिसके अंदर पूरा दिन खड़ा रहना होता है, जैसे कि टीचिंग हो गया, नर्सिंग हो गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उन केसेस के अंदर ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो मेंटेन करनी होती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है या मोस्ट कॉमन उन्हीं लोगों में पाई जाती है। प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई बेड रिडन पेशेंट हो गया या फिर पोस्ट ऑप के जो पेशेंट होते हैं वो हो गए, वो उनके अंदर आते हैं। उसके बाद आता है कोएगुलेशन प्रॉब्लम। कोएगुलेशन प्रॉब्लम के अंदर आता है हमारा जैसे कि हाइपर कोएगुलोपैथी। हाइपर कोएगुलोपैथी का मतलब होता है कि जो ब्लड क्लॉट होता है हमारा, कौन सा ब्लड क्लॉट जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन, मतलब जो ब्लड क्लॉट होगा वो एक्सेसिव फॉर्म होगा, ठीक है। तो क्लॉट जो है वो इजीली फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं हाइपर कोएगुलोपैथी। कोएगुलोपैथी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, ठीक है। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर कोएगुलोपैथी होती है। उसके बाद आता है पोस्ट ऑप पेशेंट हो गया, बेड रिडन पेशेंट हो गए या फिर ओल्ड एज के पर्सन हो गए, उनको क्या होगा, डीवीटी होगा, जो फर्दर कॉज करेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब आगे आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि हम जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी हमें देखते हैं तो हम उसको यही बोलते हैं, जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा कि नॉर्मली घरों में भी यही बोला जाता है कि आप लेग को एलिवेट कीजिए, ठीक है, तब बैठिए, लेग को एलिवेट करके बैठिए, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ताकि डीवीटी ना हो और फिर फर्दर जो है वो आगे डिजीज कंडीशन ना हो। उसके बाद आता है कार्डियक डिसरिथमिया। कार्डियक डिसरिथमिया में आता है हमारा आर्ट्रियल फ्लटरेशन। आर्ट्रियल फ्लटरेशन का मतलब होता है कि मान लो ये हमारा आर्ट्रियम है, ये ब्लड यहाँ से आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। ये आर्ट्रियम लगा दो, ये वेंट्रिकल के अंदर लगा दो, ठीक है, राइट हो चाहे लेफ्ट, तो दोनों में ही ये होता है। अब आर्ट्रियम जो है वो एक्सेस अमाउंट में जो है वो एक्सेस बोल सकते हैं हम, या फिर जो जल्दी जल्दी जो है वो हमारा ब्लड को है ना पंप करेगा, फास्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये डायरेक्ट जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो ब्लड पंप तो करेगा, उसको आर्ट्रियम के ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर डाले तो गा, लेकिन जितनी ज़्यादा वो फास्ट करेगा ना ये फ्लक्चुएशन, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट में ब्लड रह जाएगा आर्ट्रियम के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया तो फिर वही फर्दर वही चीज़ें होंगी जो हमने ऊपर पढ़ा कि वो मूव करेगा, तो क्या होगा, वही डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग बॉन फ्रैक्चर। जो लॉन्ग बॉन फ्रैक्चर की वजह से फेट एम्बोलाई होगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स। जहाँ कहीं पर भी हमें साइनोसिस या इम्प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है या फिर इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई देखने को मिलती है, वहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी वहाँ पे हमें डिस्निया, मेन मोस्ट कॉमन कॉज जो मेन साइन एंड सिम्टम्स जिसे हम बोलते हैं वो देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर हम उसकी बात करें, साइनोसिस की बात करें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन, मतलब उस कंडीशन पे, उस एरिया पे जो है वो पेन हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनिशियली साइन सिम्टम्स क्या होगा, हमारा सबटर्नल चेस्ट पेन हमें देखने को मिलेगा। सेम सबटर्नल चेस्ट पेन जो होता है वो हमें एमआई के पेशेंट के अंदर भी देखने को मिलता है। उसके बाद आता है डिस्निया। डिस्निया के अंदर आता है मोस्ट कॉमन टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, हाइपोटेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन और यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिस्निया के अंदर हमें देखने को मिलती है। मेन जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो दो तरीके के मसल्स उसके अंदर होती हैं, मेन एंड एक्सेसरी। जो हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है उसके अंदर हम मेन मसल्स का यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारी डिस्निया की कंडीशन होती है उसके अंदर हम एक्सेसरी मसल्स का जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग होना,
ठीक है। अगर हम किसी काम को ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी बॉडी का ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, तो डायफोरेसिस जो है वो जनरली हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है शैलो ब्रीथ। शैलो ब्रीथ की वजह से हाइपोक्सिया होगा, और हाइपोक्सिया वाले पेशेंट जो होता है वो कैसा होता है, रेस्टलेस होता है। उसके बाद आता है हाइपर कैपनिया। हिमोप्टाइसिस। हिमोप्टाइसिस यानी कि मेनली जो यहाँ पे हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है वो जनरली होता है कि ब्लड वॉमिटिंग के साथ ब्लड का आना, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो कफ के साथ जो है वो हमें ब्लड देखने को मिलता है। जब भी पेशेंट कफ कर रहा है तो स्पूटम पास कर रहा है, तब पेशेंट जो है उस स्पूटम के अंदर, कफ के अंदर जो है वो ब्लड के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसको बोला जाता है ब्लड टिंगल्ड स्पूटम। उसके बाद आता है सिनकॉप। सिनकॉप के अंदर मेनली हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहला आता है डिक्रीज बीपी, जिसको हम हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज वर्टिगो एंड थर्ड वन इज डिक्रीज कॉन्शियसनेस। जो सेकेंड वन हमारा वर्टिगो होता है, उसका मतलब होता है कि जब भी पेशेंट को, जब भी हम जनरली बोलते भी हैं, कभी आपने लोगों ने भी बोला होगा, सभी लोग बोलते हैं कि चक्कर आ रहे हैं या चक्कर आने जैसा हो रहा है, उसको बोलते हैं वर्टिगो। ठीक है, डिक्रीज कॉन्शियसनेस होगा। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो सिनकॉप के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अगर उसके बाद आते हैं डायग्नोसिस। जो हमारे डायग्नोसिस होते हैं वो मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल जो डायग्नोसिस होते हैं वो, एंड सेकेंड वन इज कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। क्या होते हैं, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। जो जनरल डायग्नोसिस होती हैं उसके अंदर हमारे जनरल डायग्नोसिस आते हैं, जैसे कि हो गया हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिजीज कंडीशन ये हो भी सकती है और नहीं। ठीक है, लेकिन हम कई बार डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है या नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं कि हाँ, अब ये टेस्ट हमने कर लिया और ये टेस्ट का ये रिजल्ट आया है, तो इसका मतलब 100% चांसेस है कि यही डिजीज है। ठीक है, तो ये हमारे जो इंटरवेंशन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री कलेक्शन, सेकेंड वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम वही चीज़ें देखते हैं कि पेशेंट देख कैसा रहा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उससे पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री के बारे में, वर्क के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद आता है ईसीजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई क्लॉट का फॉर्मेशन तो नहीं है। एबीजी देखते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस, डी डाइमर फॉर द ब्लड क्लॉट, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ फाइब्रिन, लेस लेवल होता है लेस देन 50 म्यूजी, यहाँ पे म्यू आएगा। ठीक है, म्यूजी पर डीएम। ठीक है, डी डाइमर जो होता है वो टेस्ट किया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट जो है वो उसको देखा जा सके कि ब्लड क्लॉट है या फिर नहीं है। ठीक है, जो हमारा फाइब्रिन होता है, प्रोटीन होता है फाइब्रिन, जिसको ये डिटेक्ट करने में, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन में जो हेल्पफुल होता है, उसका लेवल जो है वो लेस देन 50 म्यूजी पर डीएल होना चाहिए। अगर मैं इसके कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करूं तो वो होता है पल्मोनरी एंजियोग्राफी। और जो हमारा पल्मोनरी एंजियोग्राफी प्रोसीजर होता है वो डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेप्यूटिक प्रोसीजर होता है। ठीक है, उसके वो डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेप्यूटिक प्रोसीजर क्यों होता है कि वो डायग्नोस करने के लिए भी हेल्पफुल होता है और उसके से ट्रीटमेंट भी होता है। अगर मैं इस प्रोसीजर के डायग्नोसिस की बात करूं तो जब भी पेशेंट, मतलब पल्मोनरी एंजियोग्राफी कैसे करते हैं कि एक ट्यूब ली हमने, उसको पल्मोनरी एरिया में हम इंसर्ट करते हैं, एक कैमरा लगा होता है, वहाँ से हम देखते हैं कि अगर हमें वहाँ पे क्लॉट दिख गया तो हम उस क्लॉट को तुरंत वहीं से रिमूव आउट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एंजियोग्राफी। इसीलिए डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेप्यूटिक प्रोसीजर इसको बोला जाता है। उसके बाद अगर प्रिवेंशन की बात आती है तो प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है कि जो हम कॉजेज होते हैं उन्हीं को जो है प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। अवॉइड करेंगे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को। ठीक है, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप ज़्यादा टाइम के लिए खड़े ना रहिए, या फिर हम खुद भी ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे कि जिससे हमें ज़्यादा खड़ा होना पड़े, या फिर खड़े होने का मतलब ये है कि भाई अगर ऐसा कोई प्रोफेशन है भी तो हम प्रिवेंशन यूज़ कर लेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जैसे स्टॉकिंग वगैरह हो गई या फिर रेस्ट हो गया बीच में। अर्ली मोबिलाइजेशन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद हम पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन एडवाइस करेंगे। अर्ली मोबिलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सर्जरी होगी, पोस्ट ऑप का पेशेंट है, अब हम पेशेंट को बोल देंगे कि भाई चलो भाई आप दौड़ो, ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम पेशेंट को उसकी कंडीशन के हिसाब से कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ मूवमेंट्स अलाउड कर सकते हैं, बोल सकते हैं करने के लिए। स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, डीवीटी पंप पेशेंट को बोलेंगे करने के लिए। सॉक्स या फिर एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स जो होती हैं, एक स्टॉकिंग्स आती हैं जिसको वियर किया जाता है, जिसकी वजह से जो है डीवीटी नहीं होता। ठीक है, वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप वियर कीजिए। न्यूमेटिक लेग कंप्रेशन और एलिवेट द लेग। ठीक है, इसके अंदर होता है कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल लेडीज़ को बोला जाता है कि आप लेग को एलिवेट कीजिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं।
अब आता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर दिया जाता है इसके अंदर एंटीकोएगुलेंट एंटीकोएगुलेंट जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, जैसे दो इसके अंदर एग्जांपल मैंने लिए हैं। फर्स्ट वन इज हेपारिन, जिसका जो एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट, और सेकंड वन इज वारफेरिन, जिसका जो एंटीडोट होता है वो होता है विटामिन के। उसके बाद आता है थ्रोम्बोलाइटिक, जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। उसके अगर मैं एंटीडोट की बात करूँ तो एप्सिलॉन एमिनोकार्पेलिक एसिड होता है। अगर थ्रोम्बोलाइटिक के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो वो होता है ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो किस किस कंडीशन के अंदर हम थ्रोम्बोलाइटिक्स अवॉइड करेंगे, दैट इज CVA हमारा हो गया, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, एक्टिव ब्लीडिंग होगी, रिसेंट सर्जरी होगी, या लेबर पेन हो गया, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर ऑलरेडी पेशेंट जो है वो ब्लीड कर रहा होता है। ठीक है, अब ऑलरेडी एक काम हो रहा है, आप उसी काम को करने के लिए फिर से मेडिकेशन दे दो तो एक्सेसिव हो जाएगा ना। तो सेम इसी चीज़ के अंदर भी होता है कि ऑलरेडी पेशेंट जो है वो ब्लीड कर रहा है, उसके अंदर हम थ्रोम्बोलाइटिक उसको ऊपर से दे दें तो क्या हो जाएगा, जो शॉक की कंडीशन है पेशेंट को वो देखने को हमें मिलती है। उसके बाद आता है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन भाई ये तो बताओ कि नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या होता है नर्सेज का काम। तो सबसे पहला आता है हमारा डिस्निया को प्रिवेंट करना। और डिस्निया को प्रिवेंट करने के लिए इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया है कि हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। फाउलर पोजीशन प्रोवाइड जो है वो करते हैं। और फाउलर पोजीशन के अंदर क्या होता है, जिसको हम सेमी फाउलर बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, वो पोजीशन जो है वो इसके अंदर हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो हेड एंड है उसको एलिवेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो पेशेंट है उसका डिस्निया थोड़ा सा कम हो सके। उसके बाद आता है इन्फॉर्म करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कोई भी ऐसे एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एज वी आर नर्सेस की हमें अथॉरिटी नहीं है कि हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकें, या ज़्यादा जो प्रोसीजर हाई लेवल के हैं उनको ऑथराइज कर सकें। तो इसलिए हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रोवाइड O2 थेरेपी, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो प्रॉपर ब्रीथ कर पाए, ठीक है, डिस्निया को प्रिवेंट कर पाए। वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे, ABG एनालिसिस करेंगे, फॉलस कैथेटराइजेशन करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि पेशेंट को हम पल्मोनरी एंजियोग्राफी के लिए रेडी कर सकें। पल्मोनरी एंजियोग्राफी के लिए जो मैंने प्रोसीजर ऊपर बताया था उसके अंदर हम पेशेंट को रेडी करते हैं कि भाई हम पेशेंट को ऑलरेडी पहले बता देते हैं। कंसेंट वगैरह लेना हमारा काम नहीं होता, डॉक्टर्स का काम होता है, बट फिर भी हम पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं। पेशेंट को इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम पेशेंट से आस्क करेंगे कि आपको सी फूड से या फिर आयोडीन से जो है वो एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर पल्मोनरी एंजियोग्राफी को रेडी करने के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है हम पेशेंट को डाई देते हैं, ठीक है, डाई देंगे और क्या बोलते हैं, सी फूड या फिर आयोडीन से एलर्जी नहीं है, ये पेशेंट से पूछते हैं, ठीक है। तो ये आता है हमारा नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तो आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही था। तो हमने क्या पढ़ा आज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में कि क्या होता है और कैसे होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।